वेलकम बैक। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीक में मॉनसून सीज़न हॉरर स्टोरीज़ का पार्ट 1 किया था, उसमें कुछ ख़तरनाक हॉरर स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये मॉनसून सीज़न हॉरर स्टोरीज़ पार्ट 2 है और इसमें और भी ख़तरनाक हॉरर स्टोरीज़ हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। हमारी पहली स्टोरी जो है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत ख़तरनाक लगी थी, बहुत डर लगा था मुझे ये सुन के। और ये वाक़या होगा कोई 2017 या 18 का। हमारे एक बहुत ही करीबी जानने वाले हैं जिनका गडाप में एक फार्म हाउस है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम मत लीजिएगा, तो हमने इस एपिसोड के लिए उनका नाम नुमान रख दिया है। नुमान ये बता रहे थे कि एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, जिसके बाद से उनका नज़रिया ही चेंज हो गया है लोगों के बारे में। होता कुछ यूँ है कि नुमान के पास उनके बहुत ही करीबी एक दोस्त, जिनका नाम इस एपिसोड के लिए ज़ीशान रख दिया गया है, वो आते हैं उनके पास और कहते हैं कि उनके एक फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको 3 रातों के लिए फार्म हाउस रेंट पे चाहिए और उसका जो रेट है उससे डबल वो पे करने को तैयार हैं। तो नुमान जो होता है वो ये बात सुन के चौंक जाता है और वो कहता है कि ऐसा क्यों है, जिस पे ज़ीशान जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो नुमान ने सिर्फ उनसे ये कंफर्म किया कि कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं होंगी, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा जिसकी वजह से उनका बिज़नेस रिस्क पे आ सकता है। जिस पे ज़ीशान कहते हैं बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं पूरी बात तुम्हें डिटेल में बताऊँगा। अब नुमान को तजस्सुस तो होता है और ज़ीशान उनसे ये भी इसार करते हैं कि तुम्हें वहाँ पे होना ज़रूरी है। जिस पे नुमान कहता है कि नहीं, मैं रेंट आउट करने के बाद वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो ज़ीशान उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी ऐसा वैसा हो तो हम लोग मामलात को संभाल सकें। जिस पे नुमान उनसे कहते हैं कि क्या मतलब ऐसा वैसा हो। तो ज़ीशान सिर्फ यही कहता है कि मैं तुम्हें तफसील से सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूँ। नुमान हामी भर लेता है। अब होता कुछ यूँ है कि एक फैमिली आती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। उनके साथ एक बाबा जी टाइप के होते हैं जो बहुत ही एजड होते हैं, और एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बहुत बीमार सा लग रहा होता है। अब नुमान जो होता है वो सारा मंज़र देखता है और वो ज़ीशान से सिर्फ ये पूछता है कि ये लोग हैं कौन। ये फैमिली तो पेरेंट्स और लड़की तक मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये बाबा जी और ये बच्चा मुझे इस फैमिली से रिलेटेड लग नहीं रहे हैं। ज़ीशान सिर्फ ये कहता है कि थोड़ा सा टाइम मुझे दो, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, मैं तुम्हें सब चीज़ें बताऊंगा। नुमान ने ये भी बात मुझसे ज़ाहिर की थी कि ये सब पीक मानसून सीज़न में हो रहा था, जब बारिशों का सिलसिला काफ़ी तेज़ तरीके से जारी था। नुमान बताते हैं कि थोड़ी सी रात गुजरती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बाबा जी जो होते हैं वो बाहर जो लॉन होता है वहाँ बैठते हैं। बाबा जी की उम्र होगी कोई 80-90 साल, काफ़ी एजिड थे और पंजाबी में बात कर रहे थे। उनके साथ वो बच्चा बैठता है। बच्चे की हालत काफ़ी बुरी लग रही थी, यानी कि वो काफ़ी बीमार था, मुसलसल खांस रहा था, नींद में भी लग रहा था। वो फैमिली जो माँ बाप होते हैं वो वहाँ आते हैं बाहर, और उस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहा होता है। उनके साथ वो लड़की भी आती है और लड़की की हालत भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रही होती। आंखें फटी की फटी होते हैं, बाल खुले होते हैं, चेहरे पे ज़ख्मों के निशान होते हैं। जो नुमान ने वाक़या बताया है उसके बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अपना दिल थाम के सुनिएगा। बाबा जी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। उनके हाथ में किसी किस्म का पाउडर होता है। वो पढ़ते उस लड़की के ऊपर वो पाउडर फेंकते हैं और वो लड़की हुर्राना शुरू हो जाती है। अब नुमान जब मुझे ये वाक़या बता रहा था, नुमान कहता है जब वो लड़की हुर्राना शुरू होती है तो मेरी तो हालत पतली हो गई थी और मैं और ज़ीशान थोड़े से ही फासले पे ये पूरा वाक़या देख रहे थे। वो पढ़ते पाउडर उस पर फेंकते हैं, वो लड़की हुर्राना शुरू होती है और लड़की लपकती है उन बाबा जी की तरफ, लेकिन बाबा जी अपने हाथ से लड़की को पकड़ लेते हैं। साथ में लड़की के माँ बाप भी उस लड़की को जकड़ के पकड़ते हैं। वो लड़की हुर्रा रही होती है और गैर इंसानी आवाज़ों में बातें कर रही होती है। उस लड़की की आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। वो हुर्रा के उन बाबा जी को
गालियाँ दे रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी मुसलसल कुछ पढ़ते पढ़ते पाउडर को उस लड़की की तरफ फेंक रहे होते हैं और वो लड़की उसी तरह घुर्रा रही होती है, अपने बाल नोचने की कोशिश करती है, बाबा जी की तरफ लपक रही होती है, लेकिन लड़की के माँ बाप ने उसको बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। बाबा जी वहाँ पे रुक जाते हैं और पंजाबी में कहते हैं कि बस अब आधे घंटे बाद शुरू करेंगे, और इतने में लड़की बेहोश हो चुकी होती है। वो बच्चा बेचारा भीगते हुए खांस रहा होता है मुसलसल, और नुमान ये भी नोट करता है कि वो खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। नुमान पूरा वाक़या देखने के बाद ज़ीशान को कोने में ले जाके पूछता है कि भाई ये मामला है क्या आखिर, ये किन चक्करों में तुमने मुझे लगा दिया है। तो ज़ीशान उसको पूरा वाक़या बताता है। ज़ीशान कहता है कि ये लड़की अपने माँ बाप के साथ अमेरिका से यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने पहले आई है, और ये लोग अपने किसी रिलेटिव के घर पे स्टे करने आए थे। माँ बाप और उनकी एक अकलौती बच्ची इस फैमिली में है। वो बताता है कि ये एक अमेरिकन बॉर्न बच्ची है, फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और डिफेंस में इनके रिलेटिव्स रहते हैं, वहीं पे स्टे किया था। बच्ची को शुरू से पैरानॉर्मल चीज़ों का शौक़ था और वो अपने साथ वीजी बोर्ड लेके आई थी। अब जिन लोगों को नहीं पता वीजी बोर्ड क्या है, तो ये एक मेथड होता है, एक बोर्ड होता है जिसके थ्रू क्लेम करते हैं लोग कि हम डेड लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। अब जो अमेरिका में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मरने के बाद जो है वो रूह, जैसे कि वो गोस्ट बन जाता है। एक गोस्ट होता है और एक डीमन होता है। डीमन आप लोग सबको पता है कि शयातीन को कहते हैं, और गोस्ट जो होता है किसी मरे हुए इंसान की रूह को कहते हैं। अब वीजी बोर्ड से अक्सर व बेशतर लोग ये क्लेम करते हैं कि गोस्ट और डीमन दोनों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो होता कुछ यूँ है कि वो लड़की वीजी बोर्ड से अपनी कज़न्स वगैरह के साथ कोशिश करती हैं कि कुछ सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को बुलाया जाए। अब ये सब हंसी मजाक में चल रहा होता है, लड़की के सारे कज़न्स वगैरह वहाँ बैठे हुए होते हैं, किसी को इस बात पे यकीन नहीं होता। तो अचानक से लड़की की हालत खैर होना शुरू हो जाती है, उसको झटके आना शुरू होते हैं और वो बहुत बड़ी सी उल्टी करती है। उसके सारे कज़न्स परेशान हो जाते हैं। घर में रात के 2 या 3 बजे एक शोर शराबा शुरू हो जाता है। लड़की के माँ बाप, उनके कज़न्स के माँ बाप, सारे रिश्तेदार जो होते हैं, जो इस घर में होते हैं उस वक्त, वो जमा हो जाते हैं। फ़ौरन लड़की को लेके भागते हैं हॉस्पिटल। लड़की की हालत स्टेबल नहीं हो रही होती है, मुसलसल झटके आ रहे होते हैं। डॉक्टर्स को लग रहा होता है कि जैसे एपिलेप्सी का एक अटैक हुआ है, लेकिन जब लड़की नॉर्मल हो जाती है तो वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, एक वन ऑफ इंसिडेंट हुआ है तो एमआरआई और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। खैर वो लोग जब घर आते हैं तो लड़की कुछ देर के लिए तो सही होती है, उसके बाद अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू कर देती है। कहती है कि कोई चीज़ है जो मेरे साथ फिर रही है। सबको ये लग रहा होता है कि उसके साथ ये इतना बड़ा ख़तरनाक सा इंसिडेंट हुआ है तो शायद ये अपने सही होशो हवास में नहीं है। वो अपने माँ बाप से कहती है, अपने कज़न से कहती है कि एक बहुत लंबा बंदा है जिसकी उम्र तकरीबन 60-70 साल होगी, बिल्कुल गंजा है, और उसने एक बहुत बड़ा सा जुब्बा टाइप कुछ पहना हुआ है। उसका सर खाली है लेकिन गर्दन से लेकर नीचे तक एक काले कपड़े का जुब्बा पहना हुआ है और बहुत लंबा है, और वो इतना लंबा है कि अगर वो मेरे बराबर में खड़ा होता है तो वो सर झुका के खड़ा होता है, क्योंकि उसका सर दीवार से भी ऊंचा होता है। वो मेरे साथ मुसलसल हर जगह जा रहा है। शुरू में तो कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। थोड़ा सा टाइम गुजरता है, उस लड़की की हालत और ख़राब होना शुरू होती है। उसको बुखार होता है, गुर्रा गुर्रा के वो बात करती है, खाना पीना छोड़ चुकी होती है, वॉशरूम नहीं जाती है, कई दिनों तक वो नहाई नहीं होती है। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है ये। जब वो सारे कज़न्स वगैरह से पूछताछ शुरू करते हैं तो पता ये चलता है कि वीजी बोर्ड से ये लोग खेल रहे होते हैं। अब उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो अमेरिका में सेटल्ड थे, उनको इतना तो आइडिया था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, ये नॉर्मल नहीं है। लड़की उस वक्त मुसलसल यही कह रही होती है कि वो लंबा आदमी जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुसलसल मेरे साथ साथ होता है, मेरे साथ हर जगह जाता है। लड़की के माँ बाप ये सुन के खौफज़दा हो जाते हैं।
वो कांटेक्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों को, और उनके रिश्तेदार जिनके भी कोई जानने वाला होता है जो थोड़ा सा दीनी एतबार से नॉलेज रखने वाला होता है, उनको बुलाते हैं। वो सब पूरी कोशिश करते हैं, और पूरी कोशिश करने के बावजूद वो सब यही कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर किसी के थ्रू पता चलता है कि कोई जानने वाले हैं, उनके एक बाबा जी हैं जो अंदरून पंजाब में रहते हैं। उनकी उम्र तो काफ़ी है, लेकिन उनसे बात हुई है और वो इस लड़की को देखना चाहते हैं। अब लड़की की हालत इतनी ख़तरनाक होती है कि उसको तो लेके जाने से रहे, तो वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ़्लाइट करवा के उनको यहाँ ले आएँ। तो इनके रिश्तेदार जो होते हैं वो बाबा जी को लाहौर लेके जाके वहाँ से फ़्लाइट कराची की करवा के लेके आते हैं। वो बाबा जी सिर्फ पंजाबी में बात करते हैं। अब चूँकि ये पंजाबी फैमिली थी तो उनको उनकी बातें समझ में आ रही थी। बाबा जी उस लड़की के पास आते हैं, पूरी तरह से उसको एग्जामिन करते हैं, लड़की के माथे पे हाथ रखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और फिर उस फैमिली को बताते हैं कि ये कोई आम जिन नहीं है, ये कोई आम शयातीन नहीं है, ये एक शयातीनों के कबीले का सरदार है, और उसने इस लड़की को अपने हत्थे ले लिया है। वो राज़ी नहीं हो रहा है इस लड़की को छोड़ने के लिए। बाबा जी फिर उस लड़की से मुकालमा करते हैं। वो लड़की हुर्रा के जवाब देती है कि मुझे इसकी जान चाहिए, मैं इसकी जान ले के रहूँगा। पूरी फैमिली जो होती है वो ये सुन के दंग रह जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। बाबा जी कुछ देर खामोश रहते हैं और एक कमरे में जाके लेट जाते हैं। कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में अपना जवाब बताऊंगा। फिर बाबा जी कमरे से बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद, और दोबारा उस लड़की से बात करते हैं, उसके सर पे हाथ रख के। तो वो गुर्रा के जवाब देती है, मुझे इसकी जान दे दे या किसी और की, वरना तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। तो बाबा जी बोलते हैं अच्छा, और वो फिर ये कहते हैं कि हमें किसी न किसी की जान देनी पड़ेगी। ये किसी की जान लेगा तो इस लड़की की जान छोड़ सकता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ मंजूर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ये सब सुन के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मामला है। बहुत तरह के सवालात होते हैं, बहुत तरह की गुफ्तगू होती है। बाबा जी जो होते हैं वो उनको एक मशवरा देते हैं कि किसी ऐसे की जान लो जो वैसे ही बिस्तर मर्ग पे है। तो सब फिर ये सोचते हैं, और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उनका एक ड्राइवर है जिसके एक बेटे को कैंसर है। बेटा काफ़ी छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का। कैंसर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होता है। इलाज कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो उस फैमिली को तकरीबन 15 लाख रुपए ऑफ़र करते हैं, और वो फैमिली क्योंकि गरीब होती है और उनके माँ बाप जो होते हैं वो यही कहते हैं कि ये बच्चा तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा होने वाला है, अगर इसके थ्रू आपकी बेटी का फ़ायदा हो जाता है तो हमें कोई मसला नहीं है। वो पैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बाबा जी की जो शर्त होती है वो ये होती है कि हमें ये अमल शहर से दूर करना है, जहाँ ज़्यादा आबादी ना हो, और ऐसे टाइम पे करना है जब हल्की हल्की फुहार या बारिश हो रही हो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी ना माँ बाप को पता थी ना ज़ीशान को पता थी। अब ज़ीशान पूरा वाक़या उसको बताता है और कहता है कि ये 3 दिन का अमल है, ये 3 दिन तक इनको जारी रखना है। लड़की की हालत मुसलसल ख़राब हो रही थी। लड़की यही बता रही थी कि वो ख़तरनाक मखलूक जो है हर कदम पे उसके साथ है, उसको सिर्फ घूर घूर के देख रहा होता है, और यही कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। लड़की अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठ चुकी होती है। उसकी हालत जैसे जैसे ख़राब होती जा रही होती है, तो बाबा जी ये कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये अमल शुरू कर देना चाहिए। फ़ौरन ज़ीशान जो होता है वो नुमान से कांटेक्ट करके फार्म हाउस करवाता है 3 दिन के लिए। ये पूरा वाक़या जो है ज़ीशान नुमान को आधे घंटे में सुनाता है। नुमान सुन के बिल्कुल खामोश होता है, उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते। इतने में बाबा जी जो होते हैं दोबारा आके बाहर बैठते हैं। उस वक्त भी हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती है। वो बच्चा उनके पास दोबारा आके बैठता है, मुसलसल खांस रहा होता है। लड़की और उसके माँ बाप तीनों बाहर आते हैं। बाबा जी फिर से वो अमल शुरू कर देते हैं। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, गुर्रा रही होती है, और बाबा जी मुसलसल पढ़ के कुछ फूकते जा रहे होते हैं। पहली रात तो इसी तरह निकल जाती है। सुबह के टाइम वो सब वापस गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं, और फिर रात को तकरीबन 10 बजे दोबारा आ जाते हैं। ये अमल तकरीबन दूसरे दिन भी रहता है और तीसरे दिन भी रहता है। नुमान ने जो मुख्तसरन मुझे बताया था, उसने ज़्यादा डिटेल्स मुझे शेयर नहीं की कि वहाँ पे हुआ क्या। वो यही था कि वो इतना तकलीफ़ दे अमल था जो उसने अपनी आंखों से देखा।
उसके पास मज़ीद देखने का जिगरा नहीं था। अमल के दौरान वो फार्म हाउस के एक रूम के अंदर जाके बैठ जाया करता था। तीसरी रात को जब वो अमल कंप्लीट होता है तो वो ये देखता है कि बच्चा मर चुका होता है और वो लड़की बेहोश हो चुकी होती है। ये सब गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। उस बच्चे की तदफीन वगैरह होती है जो बाद में नुमान को पता चला था, और लड़की अपने माँ बाप के साथ वापस अमेरिका चली जाती है और बाबा जी जहाँ से आए होते हैं वो भी चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद नुमान जब ज़ीशान से मिला था तो उसने ज़ीशान से पूरी डिटेल पूछी कि उसके बाद क्या हुआ। तो ज़ीशान ने बताया कि लड़की बहुत बेहतर है अब, और उसकी सेहत जो है वो भी मज़ीद बेहतर होती जा रही है। वो दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी है उसने, और इनकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है। नुमान सिर्फ़ एक ही बात को सोचता था कि उन माँ बाप ने कैसे ये हामी भर ली कि हमारे बच्चे की जान ले लो। ठीक है, उसको कैंसर था और उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन माँ बाप का दिल कैसे रज़ामंद हो गया बच्चे की जान लेने पे, वो भी सिर्फ 15 लाख की खातिर। फिर इसको ख्याल आया कि शायद गुर्बत ने उनको इतना मजबूर कर दिया था कि वो तो वैसे ही बेबस थे इस बीमारी के आगे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उन्होंने देखा कि ये मौका है एक जिनसे उनके हालात थोड़े बेहतर भी हो जाएंगे और किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो नुमान ने जब मुझे ये पूरा वाक़या बताया तो मुझे इस वाक़े ने सोचने में मजबूर कर दिया कि किस तरह के इंसान, किस तरह की मखलूक़ात इस दुनिया में। आखिरकार वो इतना ख़तरनाक किस्म का असर था कि उसने जान ले के रही, और वो माँ बाप जो हर चीज़ करने पे तैयार थे कि उससे उनकी बच्ची बच्चा है। उन पे भी बड़ा ताज्जुब होता है कि माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं। एक तरफ वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बलि का बकरा बना के आगे कर दिया, और एक माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों पहलू हैं इस कहानी के। खैर, हम नहीं जज कर सकते कि किसी के दिल में क्या है क्या नहीं है। बैठ के एक वर्डिक्ट पास करना तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन इस वाक़े ने मुझे भी सोचने में बड़ा मजबूर किया था। एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग कभी भी इस तरह की कोई अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास कोई वीजी बोर्ड है भी या नहीं, कभी भी हंसी मजाक या सीरियसली भी कभी ऐसी हरकतें नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके असरात काफ़ी मनफी हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस स्टोरी से पता चला है। इन मखलूक़ात से जितना आप दूर रहें उतना ही बेहतर है आपके लिए भी और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी। सिर्फ कहानियों की हद तक ठीक है, लेकिन कभी भी अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को बुलाने की कोशिश करें। खैर, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। हमारी दूसरी स्टोरी जो है वो सोहेल नेबेजी है। सोहेल और उनके दो दोस्त नजीब और वासे ये तकरीबन 2015 या 16 में नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रिप पे गए थे, और उस वक्त जो टाइम होता है वो जुलाई या अगस्त का होता है। उन लोगों का जो एक गोल था इस पूरे ट्रिप में वो ये था कि उनको एक ट्रैकिंग करनी है एक ट्रैक पे जो कि गिलगित से लेके नंगा पर्वत के सामने एक जगह पे निकलता है जिसको कहते हैं हेलीगोफर बेस कैंप या पॉलिश बेस कैंप। तकरीबन आई थिंक सो 5 या 6 घंटे का ये ट्रैक था पूरा, अगर आप नॉर्मल स्पीड में जाएं। लेकिन बड़ा ख़तरनाक ट्रैक होता है ये। इसमें ऊंचाई और चढ़ाई बहुत है और पथरीला ट्रैक है, और बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। लेकिन उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, उन्होंने पूरा सामान लिया हुआ था, ट्रैकिंग का गियर लिया हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और अपनी ट्रैकिंग का सफ़र जब शुरू करते हैं, शुरू में बड़ी मुश्किलात आती हैं इनके पास, जैसे कि ऊपर चढ़ने में। और ज़ाहिर बात है कि एक शहर से आप लोग बिलोंग करते हैं हम लोग, और अचानक से अगर हम उठ के जाएं और मुंह उठा के ट्रैकिंग करना शुरू कर दें तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई क्या मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे मैंने भी ट्रैकिंग की है तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस आ सकती हैं। और वो जो नक्शा खींचते हैं उस जगह का, वो यही बता रहे थे कि वो जगह बिल्कुल साइलेंट थी। सुबह उन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया था, उनके साथ एक गाइड भी था। उनका गाइड जो था वो उनको गाइड करता हुआ पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है। अच्छा, ये लोग सब जब जा रहे होते हैं, अच्छा माहौल होता है, खुशगवार माहौल होता है। थोड़े चैलेंजेस जो होते हैं लेकिन ये भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। पूरा अपना गियर उठा के ये लोग बैग में तीनों ऊपर की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ही टाइम गुजरा होता है, तकरीबन 1.5 या 1.25 घंटा। तो ये लोग देखते हैं कि तकरीबन इनके उल्टे हाथ की तरफ, और वहाँ पे थोड़े से पत्थर थे और पत्थरों के साथ एक वाटरफॉल होती है, और वाटरफॉल के पास एक भेड़िया नुमा चीज़ इनके साथ चलना शुरू हो जाती है। फासला तो होता है उनका, तकरीबन 50 मीटर का फासला तो होगा, लेकिन वो चीज़ उनके साथ साथ चल रही होती है। अब ये लोग अपने गाइड से पूछते हैं
कि भाई ये क्या मामला है। तो उनका गाइड उनको ये कहता है कि यहाँ पे कभी कभार भेड़िए नज़र आते हैं, कोई ऐसी ख़तरे की चीज़ नहीं है, इंसानों के पास नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहें, मैं हूँ आपके साथ। अब ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो भेड़िया मुसलसल इन लोगों के साथ चल रहा होता है। अब ये देखते हैं कि वो भेड़िया जो होता है 4 पाँव के बजाय अब वो 2 पाँव पे चल रहा होता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है और उसकी हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो दूर से जो देख रहे होते हैं उसको, वो ये देखते हैं और ये बता रहे होते हैं कि उसकी शक्ल भी अजीब सी होना शुरू हो गई थी। अब वो ना भेड़िया रहा था ना इंसान, बल्कि कोई बीच की चीज़ थी। वो चलते 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 अचानक इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब इन लोगों के अंदर तो खौफ बैठ चुका होता है उस वक्त तक। ये लाख उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वहीं देख रहे होते हैं। ये अपने गाइड से पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है। तो उनका गाइड बोलता है बेफिक्र रहें, आप बस चलें, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये देखते हैं इनका जो ट्रैक होता है, जो कि अपहिल होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा पानी का तालाब नुमा कोई चीज़ उनको नज़र आती है। अब बहुत हैरत भी होती है कि यहाँ पे एक तालाब कहाँ से आ गया। उनका गाइड भी कहता है कि आप देख तो रहे हैं तालाब है, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि ये तालाब नहीं है। हम जब वापस आएंगे तो आपको तालाब नहीं मिलेगा। आप तालाब के इर्द गिर्द से, बीच से नहीं, इर्द गिर्द से गुज़र के चले जाएँ। वो उनको साइड से गुजार के ले जाता है। सब अपना सर गुजारे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, इनको अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, जैसे कि भेड़िए चिल्ला रहे हैं, हाउलिंग जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, जो कुत्ते भी करते हैं। बहुत तेज़ होती हैं आवाज़ें। अब इतनी ऊंचाई पे उनकी नॉलेज में ये था कि कोई जानवर नहीं होता जो भेड़िया या कुत्ते टाइप की कोई चीज़ हो। उनका गाइड सिर्फ उनको यही कहता है कि आप थोड़ा सा आगे चलें। अब गाइड का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो उनको घबराने के बजाय उनको दिलासा देता हुआ वो ट्रैक जो है वो पूरा करवाए। वो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स होते हैं, बड़े हिम्मत वाले होते हैं, इतनी आसानी से वो डरते नहीं हैं या फिर अपनी मंजिल से हटते नहीं हैं। तो ये उनको लेके जा रहे होते हैं। अब इतने शोर और शराबे में बारिश भी शुरू हो जाती है। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से प्रोटेक्शन वाला जो गियर इन्होंने अपने साथ रखा होता है ये वो ओढ़ लेते हैं और ओढ़ के फिर आगे चलना शुरू होते हैं। आगे वाले ट्रैक से जब ये देख रहे होते हैं कि पहाड़ी जो है वो मुड़ रही है एक तरफ और वहाँ पे कुछ भी हो तो वो आपको नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप थोड़ा सा आगे नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी औरतें, उन्होंने बुरखे पहने हुए होते हैं और बुरखों का डिज़ाइन भी ऐसा था कि उन्होंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा था। वो एक काफ़िला बना के चल रही होती हैं और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। उनके जो गाइड होते हैं वो कहते हैं आप लोग साइड में हो जाएं और नज़रें नीची कर लें। तो बोलते हैं भाई क्या हो रहा है ये हमें बताओ। तो बोल रहे हैं आप सिर्फ अपनी नज़रें नीची करें और साइड में खड़े हो जाएं, मैं आपको बताता हूँ। वो सब कोने में हो जाते हैं, अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं और वो औरतें जिनका कद वो बता रहे थे कि तकरीबन 7-7 फीट की होती हैं, सर से लेके नीचे तक काले कपड़े में होती हैं, उनके कदम भी बड़े भारी होते हैं। वो बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के जा रही होती है। वो अपनी आंखें नीचे करते हुए भी मंज़र देख रहे होते हैं। पीछे से कुत्ते या भेड़ियों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। बहुत खौफ वाला मंज़र होता है। कह रहे थे ट्रैकिंग करना, घूमना फिरना तो हमारे दिमाग से निकल चुका था। उनके दिमाग में बस यही था कि बस अब इस जगह से हम निकल जाएं सही सलामत, वही बहुत है हमारे लिए। जब वो पूरा काफ़िला गुजर जाता है तो उनका गाइड उनको लेके जाता है आगे। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी तो वो एक बड़े से पत्थर के साथ लग के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि अभी बारिश में चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, फ़िलहाल बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। ये सब भी खामोश हो चुके होते हैं उस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी लंबी औरतें नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद जब बारिश थम जाती है ये दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अपनी डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाते हैं सांस लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपना कैंप सेट करके थोड़ा सा सुस्ताते हैं और फिर जब रात हो चुकी होती है और खाने के टाइम ये बैठे होते हैं तो ये अपने गाइड से पूछते हैं कि भाई साहब ये पूरा मामला था क्या। तो उनका गाइड ये बताता है कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि पहाड़ियों पे जिन्नात रहते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि अक्सर व बेशतर तो यहाँ से हम लोग गुज़रते हैं क्लाइंट्स को लेके, ये ट्रैकिंग करने वाले जो होते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो जो जिन्नात हैं वो अपनी प्रेजेंस लोगों को दिखाते हैं
ताकि लोग डर जाएं। और आज के दिन जो आपने भेड़िया देखा था वो भेड़िया नहीं था, वो भेड़िए के रूप में एक जिन था जिसने आप लोगों को डराने की कोशिश की थी। और जब आप नहीं डरे तो सामने एक पानी का तालाब था और वो ये बता रहे थे कि वो पानी का तालाब सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि होती नहीं है। सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि आप वापस मुड़ जाएं। और वो वापस मुड़ने की वजह क्या थी वो भी वो बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो लंबी लंबी औरतें आपने पत्थर उठाते हुए देखी थी वो सारी जिन्नी थी और वो एक जनाजा उठा के लेके जा रहे थे। उनके यहाँ किसी की वफातगी हुई थी। और वफातगी भी कैसे हुई थी? बारिशों की वजह से जो लैंडस्लाइड होती है उसमें अक्सर व बेशतर ये होता है जो जिन्नात दूसरे रूप में होते हैं किसी जानवर के या किसी इंसान के रूप में, उसमें से किसी रूप में वो जिन था जिसकी वफ़ात हो गई थी और उस जिन की उम्र भी बहुत कम थी। तो वो जनाजा जो था उसको गुजरना था आज। और उन्होंने जब देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो भरपूर कोशिश की थी कि आप लोगों को वहाँ से वापस भेज दें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम इनके मामलात में दखल अंदाजी ना करें, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग नज़रें नीचे करके कोने में खड़े हो जाएं। वो जो आवाज़ें आप सुन रहे थे जो आपको कुत्ते या भेड़िए की लग रही थी वो उनकी नहीं थी। वो भरपूर कोशिश में थे कि आप वापस मुड़ जाएँ। अब ये सब सुन के हम लोग दंग रह गए। रात की नींद हमारी उड़ गई। पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए, बस अल्लाह का नाम लेते रहे, आयतों का वर्त करते रहे। सुबह होते के साथ ही हमने वो ट्रैक वापस लिया और बहुत खामोशी के साथ हमने वो तय किया। पूरे टाइम आयतुल कुर्सी और अल्लाह का नाम लेते रहे। खैर हमारी वापसी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुई, कुछ भी मसला नहीं हुआ। लेकिन जो एक जोश और जज्बा था हमारे अंदर शुरू में, वो उस वक्त तक थम चुका था। और ख़ौफ ये था कि यार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारे साथ चिमट चुकी हो और हम घर जाएं तो हमारे साथ हो, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात में यही होता है कि कोई चीज़ आपके साथ वापस आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी लास्ट स्टोरी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 2024 की है। और ये हमारी स्टोरी जो है ये एक फ़ैमिली की है जो कराची से निकली थी सक्खर जाने के लिए बाय रोड। इनकी अपनी 4x4 कार होती है और फैमिली में जो मेंबर्स थे 2 माँ बाप हैं और उनके बच्चे नफीसा और इब्राहिम। ये स्टोरी नफीसा ने ही बेची है और वो ये बता रही थी कि उनका आबाई शहर जो है वो सक्खर है। तो अक्सर ये लोग साल में 4 से 5 मरतबा कराची से बाय रोड सक्खर के लिए निकलते हैं और इनके निकलने का टाइम भी तकरीबन 9 या 10 बजे होता है रात में। और चूँकि पूरा सफ़र तकरीबन 6-7 घंटे का है तो सुबह ये लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं सक्खर में। होता कुछ यूँ ही है कि एक रात को ये लोग निकले हैं कराची से, फ्राइडे की नाइट थी। और तकरीबन जब ये नवाबशाह के पास पहुँचे तो नवाबशाह में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश थी कि इनकी विजिबिलिटी जो थी वो बहुत लो हो गई थी और रात भी काफ़ी हो गई थी, क्योंकि कराची से अगर आप नवाबशाह भी पहुँचे तो तकरीबन मोर और लेस 4 घंटे तो आपके लगते ही लगते हैं। तो जब नवाबशाह पहुँचे और तेज़ बारिश हुई तो इनके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे उस वक्त। तो इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल मिलाई जो कि वहीं पे रहते थे। तो उनके दोस्त कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, नवाबशाह से थोड़ा सा आगे जाके एक गांव है, उस गांव में इनके जानने वाले का उताक है, तो मैं वहाँ बात कर लेता हूँ, आप लोग रात वहाँ पे गुजारें और सुबह सुबह वहाँ से रवाना हो जाइएगा। तो इनके वाले साहब जो होते हैं वो आम ही भर लेते हैं। अब वो उताक में बात करते हैं उनके दोस्त और वहाँ से उनको रसाबंदी मिल जाती है। ये लोग अपनी गाड़ी उस तरफ लेके जाते हैं। नवाबशाह से थोड़ा ही दूर एक गांव होता है, उस गांव से बाहर वो उताक था। जाहिर बात है बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और वहाँ पे लाइट भी नहीं होती। तकरीबन दिन में 2 से 3 घंटे लाइट होती है, गैस भी नहीं होती है, इनके पास कुछ खाने का सामान भी नहीं होता है। ये लोग सीधा उताक की तरफ जाते हैं। उताक के बाहर ही एक बंदा इनको खड़ा हुआ मिलता है। वो इनसे बहुत मिलनसार तरीके से पेश आता है और कहता है कि उताक में ये ले चाबी, आप जाएं अंदर और हम लोग इस तरफ बाहर ही होते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अब ये लोग अपनी गाड़ी लेके उताक के अंदर जाते हैं, पार्क करते हैं अपनी गाड़ी, सब बाहर निकलते हैं, फ़ौरन उताक के अंदर भागते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वहाँ पे लाइट तो होती ही नहीं है, तो ये लोग अपने मोबाइल की टॉर्च वॉर्च ऑन करके बैठे हुए होते हैं। अब जैसे ये लोग थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं तो नफीसा ये बता रही थी कि उनको कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इंसान है जो कबूतरों की तरह गुटरगू कर रहा है। ये देखती हैं कि वहाँ पे तो कोई परिंदा नज़र नहीं आता उनको।
तो वो समझती हैं कि कोई आवाज़ कहीं से आ रही होगी, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने में उनकी जो मेन गेट होता है उताह का, उस पे नॉक होती है। अब नफीसा के वाले साहब जो होते हैं वो जाते हैं दरवाज़ा खोलने, तो देखते हैं खातून होती हैं बहुत उम्र रसीदा, उनके हाथ में दस्तरखान होता है, खाना लेके वो खड़ी होती है। तो वो कहते हैं अरे अरे आप अंदर आए। वो उन खातून को लेके अंदर आते हैं। अब वो खातून उनके साथ चलती जा रही होती हैं। और जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आती हैं तो वो खाना रखती हैं, तो नफीसा के वालिद साहब जब देखते हैं तो उन खातून के पैर उनको नज़र नहीं आ रहे होते हैं। पैर उसी गेट पे होते हैं जहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खोला था, और सिर्फ धड़ यहाँ तक होता है तो खाना रखने आया होता है। ये देख के नफीसा के वालिद साहब थोड़े से कदम पीछे ले लेते हैं। उतने में वो खातून आहिस्ता अपने कदमों की तरफ जाती हैं और फिर वहाँ से नज़रों से ओझल हो जाती हैं। अब नफीसा के वालिद साहब बिल्कुल सकते में होते हैं। इनकी पूरी फैमिली बाहर निकल के पूछती है कि अब्बू हुआ क्या है, आपको क्या हुआ है? आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई भूत देख लिया है। तो नफीसा के वालिद साहब बिल्कुल खामोश होते हैं, लेकिन उनके शक्ल पे एक दहशत होती है। इनकी पूरी फैमिली खाना खा रही होती है, लेकिन नफीसा के वालिद साहब खाना नहीं खाते। ये लोग बहुत इसरार भी करते हैं कि अब्बू आप खाना खाएं, लेकिन वो बिल्कुल खाना नहीं खाते। उनकी भूख प्यास सब मिट चुका होता है। खाना वाना खाने के बाद वो सब एक ही कमरे में जाके बैठ जाते हैं। कमरा काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर एक मास्टर बेड भी होता है, 2 से 3 बड़े सोफ़े होते हैं और एक स्विंगिंग चेयर भी होती है। तो वो सब उसी रूम में जाके बैठ जाते हैं। अचानक से 3-4 बजे के करीब गुटर गू करने की आवाज़ें बहुत तेज़ आना शुरू हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि उस कमरे में जहाँ पे ये लोग सब होते हैं उसी कमरे में से आ रही हैं। नफीसा के वालिद साहब उठ के मोबाइल की रोशनी में चेक करने की कोशिश करते हैं कि बिस्तर के नीचे तो कुछ नहीं है, तो उनको कुछ नज़र नहीं आता। और वॉशरूम खोल के जब वो देखते हैं तो 1 मिनट के लिए इनको ऐसा लगता है कि 2 चमकती हुई आँखें उनको देख रही हैं, लेकिन वो आँखें किसी बिल्ली की नहीं थी। वो आँखें काफ़ी ऊपर की तरफ होती हैं, यानी कि वो जो भी चीज़ थी उसकी हाइट काफ़ी थी। नफीसा के वालिद साहब दरवाज़ा बंद करते हैं वॉशरूम का, और वो यही कहते हैं कि कोई वॉशरूम ना जाए, जिसको जो भी आ रहा हो वो रोक ले सुबह तक। नफीसा और इब्राहिम उनसे यही पूछ रहे होते हैं, इवन नफीसा की वालदा भी यही पूछ रही होती है कि आपको हुआ क्या है आखिर। तो नफीसा के वालिद साहब बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बस यही कह रहा हूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि वॉशरूम की हालत बहुत अच्छी है तो बच्चे नहीं जाएंगे। वो बहाना बना के बात को टाल देते हैं। और सुबह जैसे ही फजर की अजान होती है, पहली किरण होती है रोशनी की, वो गाड़ी में बैठ के सबको वहाँ से ले जाते हैं। पूरा वाक़या अपने दोस्त को बताते हैं सक्कर पहुँचने के बाद। तो उनका दोस्त कहता है कि देखो भाई, ये जगहें काफ़ी अरसे खाली रहती हैं। कभी इस उताक के मालकान यहाँ पे आ जाते हैं साल में 1 या 2 बार या 2 साल में 1 बार, तो ये जगह खुलती है, वरना ये जगह खाली होती है। और ये गांव से बाहर का एरिया है, बंजर बयाबान, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। अब फिर वो यही बताते हैं कि भाई खाना तो तुमने भिजवाया था, उसका तो बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि खाने का इंतज़ाम नहीं हो सका था, हमने बहुत कोशिश की थी कि खाने का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन रात इतनी हो चुकी होती है, बाज़ार भी बंद होते हैं, और यहाँ पे कल्चर जो है वो यही है कि डेली चीज़ लेके पकाई जाए, तो उस वक्त तक रात तक इंतज़ाम नहीं हुआ होता है खाने का। नफीसा के वालिद साहब फिर से सकते में आ जाते हैं सुन के कि वो खाना आखिर दिया किसने था। ये पूरा वाक़या तकरीबन 5-6 महीने बाद उनके वालिद साहब पूरी फैमिली को बताते हैं। तो नफीसा यही कह रही थी कि हमारे वालिद साहब ने उस वक्त अक्लमंदी का इज़हारा ये किया कि पूरे घर को नहीं बताया ताकि पैनिक ना हो, और सुबह फ़ौरन रोशनी होते ही हमें वहाँ से ले गए और ये लोग अपने घर सही सलामत पहुँच जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज़, और मैं आप सब लोगों से माज़रत भी करना चाहूँगा कि मैं कुछ हफ़्तों के लिए चैनल से गायब था। उसकी वजह ये थी कि मेरी एक डे जॉब भी है, और कुछ हफ़्तों से वो इतनी हेक्टिक हुई हुई थी कि मैं रात को तकरीबन 9 या 10 बजे घर आता था। उसके बाद फैमिली को टाइम देना, तो फिर मेरे पास ये चैनल और इसका कंटेंट बनाने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता था। तो ताख़ीर के लिए माज़रत, और इसी तरह की स्टोरीज़ के साथ एक एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा।